नमस्कार साथियों, आप सभी का इंटेलिजेंस पीसीएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब मंच पे स्वागत है। हम लोग जो है नवंबर महीने की क्रॉनिकल कवर कर रहे हैं और नवंबर महीने की क्रॉनिकल कवर करने के क्रम में आज पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पार्ट को जो है डिस्कस करेंगे। हालांकि इसको काफ़ी पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन यही मतलब आरओ और यूपी पीसीएस प्रोटेस्ट वगैरह की वजह से ये वीडियो थोड़ा लेट हुआ है। लेकिन आज ही जो है क्रॉनिकल लगभग हम पूरा नवंबर माह का फिनिश कर देंगे। यानी इसके बाद लगभग 1 या 2 वीडियो और आएगा, वो आज ही आएगा और आपका फिर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पर्यावरण पारिस्थितिकी पार्ट को हम कवर करते हैं। तो उसमें जो पहली खबर है, सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु ट्रस्ट फंड की स्थापना की गई है। ठीक है, सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु ट्रस्ट फंड की स्थापना की है। किसने किया है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी मीगा तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी मीगा जो है, दोनों ने मिलकर मीगा आईएसए नामक जो है एक कोष की स्थापना की है। और कैसा कोष है ये? सोलर फैसिलिटी कोष है। ठीक तो मीगा क्या है? मीगा विश्व बैंक समूह गारंटी का एक हिस्सा है और इसका उद्देश्य निवेशकों और ऋणदाताओं को गारंटी प्रदान करके विकासशील देशों में सीमा पार निवेश को बढ़ावा देना है। ठीक है, यानी मीगा क्या करता है कि निवेशकों और ऋणदाताओं को गारंटी देता है। ठीक है, और इससे विकासशील देशों में सीमा पार निवेश को बढ़ावा मिलता है। तो इसने और आईएसए ने मिलके जो है, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने मिलकर एक सोलर फैसिलिटी नामक जो है मीगा आईएसए सोलर फैसिलिटी नामक कोष स्थापित किया है। ठीक है, तो इसमें जो है ये जान लीजिए कि आईएसए ने $2 मिलियन सीड फंडिंग की प्रतिबद्धता इसमें प्रकट की है। यानी लगभग $2 मिलियन निवेश करने की प्रतिबद्धता आईएसए ने जताई है, जो आगे चलकर मतलब लक्ष्य क्या है इसका कि फैसिलिटी के लिए $10 मिलियन जुटाना है। ठीक, यानी मीगा जो है क्या लक्ष्य बना के चल रहा है कि $10 मिलियन जुटाना चाह रहा है अफ्रीका के लिए। ठीक है, और जिसमें से आईएसए $2 मिलियन का निवेश करने जा रहा है। ये चीज़ इसमें जान लीजिए। और यह आईएसए की ग्लोबल सोलर फैसिलिटी यानी जीएसएफ के तहत गारंटी घटक का पहला कार्यक्रम है। ठीक है, ग्लोबल सोलर फैसिलिटी यानी जीएसएफ के तहत गारंटी घटक का पहला कार्यक्रम आईएसए का ये है अपनी तरह का। और इसका उद्देश्य क्या है? अफ्रीका में परियोजनाओं के लिए $200 मिलियन जुटाना। ठीक, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा समअप करता हूँ। मीगा आईएसए सोलर फैसिलिटी नामक एक कोष स्थापित किया गया है। मीगा जो है विश्व बैंक समूह का गारंटी का हिस्सा है। इसका उद्देश्य है कि जो निवेशक हैं यानी इन्वेस्टर हैं और जो ऋणदाता हैं, उनको गारंटी प्रदान की जाए विकासशील देशों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर? दूसरी बात है कि आईएसए ने इसमें करीब $200 मिलियन सीड फंडिंग की प्रतिबद्धता जताई है और जिसका लक्ष्य है करीब $10 मिलियन जुटाना। ठीक है, अभी उसने जो है प्रतिबद्धता जताई है $2 मिलियन की और लक्ष्य इसका है $10 मिलियन जुटाना। आईएसए की ग्लोबल सोलर फैसिलिटी यानी जीएसएफ के तहत इस तरीके का यह पहला गारंटी कार्यक्रम है और उद्देश्य है अफ्रीका में परियोजनाओं के लिए $200 मिलियन मिलियन ठीक, यानी कि आईएसए का लक्ष्य है $10 मिलियन जुटाना, जिसमें से अभी उसने $2 मिलियन की सीड फंडिंग की प्रतिबद्धता जताई है। क्लियर? अब ये सोलर फैसिलिटी ग्लोबल सोलर फैसिलिटी के तहत ये पहला इस तरीके का कार्यक्रम है, गारंटी कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य है कि अफ्रीका में परियोजनाओं के लिए यानी सौर परियोजनाओं के लिए करीब $200 मिलियन जुटाना। ठीक, अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की परिकल्पना भारत और फ्रांस द्वारा यूएनएफसीसी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो हुआ था, कब हुआ था? COP21 जिसको संक्षिप्त में बोल देते हैं, 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। तो इसी दौरान आईएसए की स्थापना की गई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी
और अगर ये पूछ लिया जाएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में या इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा। यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। आप हमको कमेंट करके बताएंगे ISA में इस समय कितने देश शामिल हैं। ठीक है, ISA में वर्तमान में कितने देश हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कितने देश हैं, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट घटना पे हम लोग आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है मिशन मौसम को मंजूरी दी गई है। देखिए जो हम टॉप 100 करंट अफेयर्स करवा रहे हैं उसमें इसको काफ़ी डिटेल में कवर किया गया है। फिलहाल जब यहाँ आया है तो एक बार और इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो मिशन मौसम को जो है मंजूरी दी है 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। क्या इसका लक्ष्य है? 2 वर्षों में 2000 करोड़ का ये परिव्यय करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, कितना? 2000 करोड़ का 2 वर्षों में। इस मौसम को मंजूरी दी गई है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम निगरानी, मॉडलिंग, पूर्वानुमान और प्रबंधन में अनुसंधान और विकास क्षमता को बढ़ावा देना। ठीक है, लक्ष्य इसका है कि वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम निगरानी, मॉडलिंग, पूर्वानुमान और प्रबंधन में अनुसंधान और विकास क्षमता को बढ़ावा देना। इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कर रहा है मिशन मौसम का। ठीक है, मिशन मौसम 11 सितंबर 2024 को मंजूरी दी गई है। 2 सालों में 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय यानी इस पर खर्च करना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसका कार्यान्वयन कर रहा है। ठीक है, और लक्ष्य इसका क्या है कि भारत को मौसम के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट देश बनाना है। भारत को प्रत्येक मौसम के लिए तैयार करके जलवायु स्मार्ट देश बनाना इसका लक्ष्य है। ठीक, और क्रियान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसका कर ही रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 3 संस्थानों के सहयोग से कर रहा है। वो कौन कौन से हैं? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD जिसको कहते हैं, इस समय इसका मुख्यालय पुणे में है। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। इस समय इसका मुख्यालय दिल्ली में है, पहले इसका मुख्यालय पुणे हुआ करता था। ठीक है, IMD का मुख्यालय पहले पुणे हुआ करता था लेकिन इस समय दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, ये इस समय नोएडा में है। भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। ठीक है, तो ये तो मिशन मौसम हो गया। मिशन मौसम 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली। 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसका कार्यान्वयन करेगा। लक्ष्य है भारत को मौसम के लिए तैयार करना, जलवायु स्मार्ट देश बनाना। ठीक है, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 3 विभागों के सहयोग से यह कार्य कर रहा है। इसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र है और भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे है। इन तीनों का मुख्यालय जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये मिशन मौसम में इन्वॉल्व हैं। तो एक क्वेश्चन कम से कम आयोग पूछता है कि भारत में भारत में स्थित जो प्रमुख आप कह लीजिए कि संस्थान हैं या अनुसंधान केंद्र हैं, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आयोग पूछता है। तो ये इस समय चर्चा में है, तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो मिशन मौसम से कृषि, आपदा प्रबंधन, रक्षा, पर्यावरण, विमानन, जल संसाधन आज विभिन्न क्षेत्रों में लाभ होने की उम्मीद है। तो ये एक हो गया, इसको हम लोगों ने कवर किया। अब अगली घटना जो है उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति खोजी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल देख लेते हैं। ये तमिलनाडु के मदुरई जिले में खोजी गई है। दक्षिणी बर्डविंग इसको नाम दिया गया है। इसे सह्याद्री बर्डविंग के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के पश्चिमी घाट में मुख्यतः पाई जाने वाली दक्षिण एशिया की एक बड़ी और आकर्षक तितली प्रजाति है। दक्षिणी बर्डविंग या सह्याद्री बर्डविंग इसको कहा जाता है। ठीक है, मदुरई जिले में खोजी गई है और ये जो है मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी घाट क्षेत्रों में पाई जाएगी। पंख फैलाव इसका 190 मिलीमीटर है।
ब्रिटिश ब्रिगेडियर विलियम हैरी इवांस द्वारा 194 मिलीमीटर के पंखों वाली गोल्डन बर्डब्रिंग नामक एक तितली की प्रजाति दर्ज किए जाने के बाद यह आकार में दूसरे स्थान पे है। यानी पहली वाली जो है उसकी लंबाई 194 मिलीमीटर है और दूसरी वाली जो है उसकी लंबाई 190 मिलीमीटर है। तो दोनों में डिफरेंस इतना है। ये इतना ही याद रखिए कि मदुरई जिले में खोजी गई है, सह्याद्री बर्डविंग नाम दिया गया है, 190 मिलीमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, चलिए। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य जो है भारत बना है। कब बना है? 20 सितंबर 2024 को बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको ट्रिपल 5 स्टार का क्वेश्चन मान लीजिए कि इसको आना ही आना है। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य इंडिया बन गया है। बनने से क्या हुआ है? देखिए, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी IBSA की स्थापना से जुड़े रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन करके भारत के अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का सदस्य देश बनने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी भारत IBCA का सदस्य बन गया है। 20 सितंबर 2024 को बना है। ठीक, 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए थे। उस उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया था। तो अगर ये पूछ लिया जाएगा कि IBCA का शुभारंभ कब हुआ था, IBCA का, तो ये हुआ था 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल 2023 को। ठीक, 9 अप्रैल 2023 को। क्यों हुआ था? क्योंकि इसी दिन जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे हुए थे। ठीक है, तो इसी दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था। और IBCA का उद्देश्य है बिग कैट और इसके पनपने वाले परिदृश्यों के भविष्य को सुरक्षित करना। ठीक है, 7 बिग कैट्स में, मतलब 7 जो है प्रमुख रूप से बिग कैट्स पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। उनमें क्या क्या आते हैं? बाघ आता है, शेर आता है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता शामिल हैं। ठीक है, इनमें से 5 तो भारत में पाए जाते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से भारत में पाए जाते हैं। तो इनमें बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता। तो भारत में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता पाए जाते हैं। 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 से 2027-28 की 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता के साथ भारत में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस मुख्यालय की स्थापना को मंजूरी दी थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023 से 2027-28 तक की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए का निवेश किया है IBCA के लिए। और IBCA का मुख्यालय भारत में स्थापित हो, इसके लिए जो है मतलब मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दे दी है। कब दी है? 29 फरवरी 2024 को। ठीक, भारत जो है निकारागुआ, एस्वातिनी, सोमालिया सहित 4 इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस सदस्य बन गए। यानी अभी फ़िलहाल 4 सदस्य जो है IBCA में शामिल हैं, IBCA में शामिल हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हैं कुल 4 देश। इसमें हमारा भारत है, निकारागुआ है, एस्वातिनी है, सोमालिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। IBCA के विषय में, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के विषय में भारत 20 सितंबर 2024 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मेंबर हो गया है। ठीक, IBCA की स्थापना जो की गई थी वो 9 अप्रैल 2023 को की गई थी, जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए थे। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और इसका उद्देश्य है बिग कैट और उनके पनपने वाले परिदृश्यों के भविष्य को सुरक्षित रखना। बिग कैट में 7 कैट आती हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता, जिनमें से भारत में 5 पाए जाते हैं। बाघ पाया जाता है, शेर पाया जाता है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता पाए जाते हैं।
29 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 से 2027-28 तक की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए का निवेश किया। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। 150 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत में IBCA का मुख्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी है। कब दिया है? 29 फरवरी 2024 को। अभी फिलहाल कुल 4 देश IBCA में शामिल हैं: भारत, निकारागुआ, एस्वातिनी और सोमालिया। भारत सहित 24 देशों ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य बनने के लिए सहमति दी है। यानी कुल 24 देशों ने सहमति दी है, जिनमें से अभी फिलहाल 4 देश इसमें शामिल हैं IBCA में, ठीक है। और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी IBCA संगठन का भागीदार बनने पर जो है सहमति व्यक्त की है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगली घटना है कि द हैबिटेट ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ ICG समझौता हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल ने यह समझौता किया है, ठीक है, HCL फाउंडेशन के साथ। इतना ही इसमें जान लीजिए। और ये जान लीजिए कि ICG की स्थापना भारतीय तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत 1 फरवरी 1977 को की गई थी। ICG की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 को। इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। कच्छ के रण एवं मोलेम वन की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। किसने दी है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने दी है, ठीक। तो राष्ट्रीय वन्यजीव के बोर्ड के विषय में जान लेते हैं, बहुत बार पर्यावरण में पूछा गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यह एक सांविधिक बोर्ड है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। सांविधिक बोर्ड, सांविधिक बोर्ड क्या होता है? सांविधिक बोर्ड क्या होता है? सांविधिक बोर्ड वो होता है कि जिसका उल्लेख हमारे संविधान में तो नहीं है, हमारे संविधान में तो नहीं है, लेकिन संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके या केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके इसे विधिक दर्जा प्रदान किया गया है, कानूनी दर्जा प्रदान किया गया है। जैसे NGT हो जाता है, NGT भी एक सांविधिक बोर्ड है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT की स्थापना कब की गई थी? तो NGT की स्थापना की गई थी 2010 में। NGT भी पर्यावरण से ही संबंधित है, ठीक है। तो NGT के प्रमुख कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा हमको। तो उसी तरीके से सांविधिक बोर्ड जो है ये भी है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना जो है एक सांविधिक बोर्ड के रूप में 1972 में की गई थी। वर्ष 1952 में गठित भारतीय वन्यजीव बोर्ड की जगह वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की गई है, ठीक है। अगर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। इसके पहले इसका नाम भारतीय वन्यजीव बोर्ड हुआ करता था, जो 1952 में स्थापित किया गया था। तो 1952 में जो भारतीय वन्यजीव बोर्ड स्थापित किया गया था, उसी के स्थान पे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड स्थापित किया गया है 2003 में, ठीक है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड 2003 में स्थापित किया गया है। अगर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो PM यानी प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और यह एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित एक सलाहकार ये निकाय है। भारतीय वन्यजीवों से संबंधित मामलों पर यह सलाह देता है और संरक्षित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को अनुमोदित करता है। इसमें कुल 47 सदस्य होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कुल 47 सदस्य होते हैं, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। तो ये 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा। हाँ, नेट जीरो जलवायु अनुकूल शहर कार्य योजनाएँ 2070 18-19 सितंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। जलवायु अनुकूल शहरों के लिए बहुस्तरीय कार्रवाई पर राष्ट्रीय कार्यशाला है ये। 7 नेट जीरो जलवायु अनुकूल शहर कार्य योजनाएँ 2070 जारी की गई हैं इसमें। तो ये 7 शहर कौन कौन से हैं? इनमें राजकोट है, बड़ोदरा है, कोयम्बटूर है, तिरुचिरापल्ली है, तिरुनबेली है, उदयपुर है, सिलीगुड़ी है, ठीक है। अहमदाबाद ने अपना नेट जीरो CRCAP 2070 पहले ही जुलाई 2023 में जारी कर दिया था। तो कुल मिला के इस समय 8 ऐसे शहर हैं जो नेट जीरो जलवायु अनुकूल शहर कार्य योजनाएं 2070 में शामिल
हो गए हैं। और नेट जीरो जलवायु अनुकूल शहर कार्य योजना क्या है? नेट जीरो जलवायु अनुकूल शहर कार्य योजना का उद्देश्य है कि भारत के सभी शहरों को 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करना। ठीक है, तो कुल 8 शहरों ने जारी की है। अभी फिलहाल जो है राजकोट, बड़ोदरा, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेवेली, उदयपुर, सिलीगुड़ी ने मतलब जारी किया है। और जुलाई 2023 में अहमदाबाद पहले ही इसको जारी कर चुका है। यह पहल भारत के 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप है, जिसकी प्रतिबद्धता पीएम मोदी ने 2021 में COP 26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में व्यक्त की थी। तो 2021 में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। 2070 तक इस लक्ष्य को हासिल करना है। भारत के कुल 8 शहर इसमें शामिल हो गए हैं, 8 शहर, ठीक है। और जिसमें से अहमदाबाद पहला शहर है, अहमदाबाद पहला शहर है जिसने 2023 में ही इसमें शामिल हो गया था जो, और अभी हाल फिलहाल में 7 शहर इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, तो 8 शून्य जलवायु प्रतिरोधी शहर कार्य योजनाओं के मुख्य बिंदु क्या हैं? फाइनेंस की आवश्यकता, 8 शहरों को 2070 तक जलवायु परियोजनाओं के लिए 85,000 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। उत्सर्जन में कमी, वर्तमान तकनीक के आधार पर ये लोग 2070 तक 91% तक उत्सर्जन में कमी लाएंगे, ये इनका लक्ष्य है। हरित नौकरियां, कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन में 8 लाख से हरित नौकरियां, मतलब लगभग 8 लाख हरित नौकरियों का ये सृजन करेंगे। ठीक है, तो ये इतना इसमें जान लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। WHO ओजोन एंड यूवी बुलेटिन का दूसरा संस्करण जारी हुआ। इसको भी कम से कम 3 स्टार का क्वेश्चन मानिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 16 सितंबर 2024 को ओजोन दिवस मनाया जाता है, आप जानते ही हैं। तो 16 सितंबर 2024 को ही जो है ओजोन और यूवी बुलेटिन का दूसरा संस्करण जारी किया गया है। ठीक है, ओजोन और यूवी बुलेटिन का दूसरा संस्करण किसने जारी किया है? विश्व मौसम संगठन ने जारी किया है। 7 वर्षों के अंतराल पर ओजोन यूवी बुलेटिन जारी किया गया, यानी कि अगला 7 साल पहले जारी किया गया था, यानी 2017 में जारी किया गया था। ठीक है, पहला वाला, और ये दूसरा वाला है। तो नवीनतम बुलेटिन के अनुसार समताप मंडल ओजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रही है, यानी समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, अब उसकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब की बार की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस, ये इस बार की थीम थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत क्षयकारी पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी 16 सितंबर को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन संरक्षण से संबंधित है 1987 में हस्ताक्षर हुआ था। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस, और 7 वर्षों पर ओजोन और यूवी बुलेटिन जारी किया जाता है, जो पहली बार 2017 में जारी किया गया था और इस बार जारी किया गया है 2024 में। ठीक, तो ये हो गया। अगली हमारी घटना है कि वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास योजना, 11 सितंबर 2024 को शुरू की गई है। 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए, मतलब 15वें वित्त आयोग की अवधि जब तक है तब तक के लिए वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास से संबंधित ये केंद्र प्रायोजित योजना, यानी केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है ये, बल्कि केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें 2602.98 करोड़ रुपए का निवेश होगा। योजना में प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट और वन्यजीव आवासों के विकास को महत्वपूर्ण उपघटक के रूप में भी शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट जो हमारा शुरू हुआ था ये 1992 में शुरू हुआ था, और प्रोजेक्ट टाइगर जो हमारा शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर ये शुरू हुआ था 1973 में।
तो ये बड़े कार्यक्रम भी इसमें शामिल हैं वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास यानी IWH योजना में, ठीक है। और इसमें 55 बाघ अभ्यारण्य, 33 हाथी अभ्यारण्य, 778 संरक्षित क्षेत्र और उनके क्षेत्र शामिल होंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य है भारत में वन्यजीव पर्यावासों का विकास करना, ठीक है, भारत में वन्यजीव पर्यावासों का विकास करना। वन्यजीव पर्यावास विकास घटक के अंतर्गत प्रोजेक्ट डॉल्फिन को डॉल्फिनों की गणना के साथ साथ आवास की निगरानी के लिए दूर से संचालित वाहनों और निष्क्रिय ध्वनिक निगरानी उपकरणों जैसे उपकरणों के प्रावधान द्वारा समर्थित करने का प्रस्ताव है। अच्छा, प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब शुरू हुआ था, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब शुरू हुआ था? और अगर डॉल्फिन दिवस की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हम मनाते हैं, ये भी जान लीजिए। वन्यजीव आवास के विकास के दायरे में आने वाले प्रोजेक्ट लायन को भी लायन @ 2047 अमृतकाल के लिए एक दृष्टिकोण नामक दस्तावेज में परिकल्पित गतिविधियों के अनुसार मजबूत किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें लायन, प्रोजेक्ट लायन भी शामिल होगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा। हमने प्रोजेक्ट हाथी बताया 1992 में शुरू हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर हमने बताया 1973 में शुरू हुआ। तो आप हमको बताइएगा प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब शुरू हुआ है और प्रोजेक्ट लायन कब शुरू हुआ है, ठीक। पश्चिम बंगाल, मेघालय व मिजोरम में अदरक की 6 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। उनका नाम है ग्लोबा कारिकुकुल्ता, ग्लोबा पश्चिम बेंगालेंसिस, ग्लोबा पॉलीमोर्फा, ग्लोबा टायरनेसिस, ग्लोबा जनाकिया और ग्लोबा यादवियाना। एक बार इनको ऐसे देख लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पूछा नहीं जाएगा। अदरक की जो नई प्रजातियां खोजी गई हैं 6, कहाँ कहाँ खोजी गई हैं? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय और मिजोरम में। इतना ही इसमें जान लीजिए बस। एंटीबायोटिक प्रदूषण से निपटने हेतु WHO ने दिशा निर्देश जारी किया है, ठीक है। तो ये पहले दिशा निर्देश हैं। एंटीबायोटिक डिस्चार्ज को बढ़ते एंटीमाइक्रोबियल रेजिडेंस संबंधी संकट का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, ये जान लीजिए। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं, समय के साथ दवाओं के प्रति अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता बैक्टीरिया, वायरस और कवक विकसित कर लें तो उसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिडेंस या AMR कहा जाता है, ठीक है। इतना इसमें जान लीजिए बस। WHO ने पहला दिशा निर्देश जारी किया है, इसलिए ये थोड़ा जानना जरूरी है एंटीमाइक्रोबियल रेजिडेंस के विषय में। इससे ज़्यादा और कुछ इसमें पूछा नहीं जाएगा। टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन हुआ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि हाल ही में राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। तो भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, आप कमेंट करके बताइएगा। जो हम कमेंट करने के लिए कहें, भले ही उसको गूगल से सर्च करके करिए, लेकिन कमेंट ज़रूर किया करिए। इससे आपकी तैयारी मजबूत होगी, एग्ज़ाम में आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या दर्शाया गया है कि यदि आर्द्रभूमि में मानव जनित प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके तो टील कार्बन जलवायु परिवर्तन को कम करने के साधन के रूप में काम कर सकता है। अध्ययन से ये भी पता चलता है कि विशेष प्रकार के बायोचार के उपयोग से उच्च मीथेन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। टील कार्बन अंतर्देशीय ताजे जल की आर्द्रभूमियों में जैविक कार्बन से संबंधित पर्यावरण विज्ञान में हाल ही में जोड़ी गई अवधारणा है। फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है। टील कार्बन अंतर्देशीय ताजे जल की आर्द्रभूमियों में जैविक कार्बन से संबंधित पर्यावरण विज्ञान में जोड़ी गई एक नवीन अवधारणा है। टील कार्बन से तात्पर्य है गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्रभूमि में संग्रहित कार्बन, जिसमें वनस्पति, सूक्ष्म जीव, बायोमास, घुले हुए और कणीय कार्बनिक पदार्थों में संग्रहित कार्बन शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। कमेंट करके हमको बता भी दिया करिए कि आपको इस वीडियो से आपकी तैयारी में कोई लाभ मिला या नहीं मिला। तो
तो शीघ्र ही इसका अगला पार्ट लेके भी हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको देखिए, अपनी तैयारी करिए। धन्यवाद।